तो बेटा, लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था मनरेगा के ऊपर, कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कैसे लोगों को रोज़गार मिलता है, किस तरीके से हम लोग रोज़गार बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातों पर हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करते हैं डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स के ऊपर। पूरा चैप्टर सेक्टर्स के ऊपर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो उसमें दो हमने बात इम्पोर्टेंट है कि अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं तो उसमें हम लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर वर्क रेगुलर होता है, एक एश्योर्ड वर्क मिलता है, लोगों को फिक्स टाइम होता है, ठीक है ना। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनको मिलती है, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनको मिलती है, ठीक है ना। नंबर 2 है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। सम ऑफ दीज पीपल्स मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. देखिए, अगर हम बात करते हैं स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की, वो भी एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, सबको पेड लीव्स मिलती हैं, पेड संडेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रूल एंड रेगुलेशंस के द्वारा चल रहा है। एश्योर्ड जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, एक तरीके से हम कहते हैं। नंबर 3 है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक सिक्योरिटी है। नंबर नेक्स्ट है, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, 8 घंटे या 10 घंटे का वर्क होता है, एक एश्योर्ड वर्क है, इतने घंटे तो काम करना ही करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो उनको ओवर टाइम मिलता है, ठीक है ना। If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employers. मैंने अभी आपको बताया और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? पेड लीव्स मिलती हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिलता है, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, HRA मिलता है, ठीक है ना, और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट, बहुत इंपॉर्टेंट, उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है। एंड अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू एंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग एनवायरनमेंट इनका सेफ होता है, साफ और स्वच्छ पानी मिलता है। और सबसे लास्ट में मैंने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल। जब ये लोग रिटायर होते हैं तो इनको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। अब बेटा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का तो बात किया हमने, अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। किसका बात करते हैं हम लोग? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, जहाँ लोगों को ये पता है कि आज तो जॉब मिल गया है, कल को जॉब मिले या ना मिले, ये एश्योरिटी नहीं होती है। तो मैंने लिखा है पहला पॉइंट, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। आप देखिए, मजदूर है, घर बना रहा है, उसमें कोई गवर्नमेंट का दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है। अगर वो बीमार पड़ गया, अगले दिन नहीं जा पाएगा तो
कॉन्ट्रैक्टर उस दिन की तनख्वाह नहीं देगा, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन फॉलोड नहीं होते। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। कम सैलरी होती है, रेगुलर नहीं होती है। नेक्स्ट है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर ओवर टाइम। कोई ओवर टाइम का इसमें प्रबंध नहीं है, ना पेड लीव मिलती है, ना हॉलीडे मिलता है, ना लीव ड्यूरिंग सिकनेस मिलती है, जब बीमार पड़ जाते हैं सिकनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। बगैर कोई रीजन के उनको निकाल सकते हैं। व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स सम पीपल्स मे बी आस्क्ड टू लीव। जिस समय काम कम होता है उस समय कुछ वर्कर्स को छोड़ के जाने के लिए कहा जा सकता है। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है, दिस सेक्टर includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire labor as and when they require. बात समझ आ गया। अब बेटा ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अब हम लोग इसको कंपैरिजन करके देख लेते हैं, अतः आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कंपैरिजन। मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट एश्योर्ड वर्क। दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट which are largely outside the control of the government. Number 2 point मैंने बनाया बेटा, they are registered by the government and have to follow its rule and regulations which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shops and Establishment Act, etc. दूसरी तरफ मैंने क्या बनाया है, there are rules and regulations but these are not followed since they are not registered with the government. रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होते क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते। नेक्स्ट है, द जॉब इज रेगुलर एंड हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इफ दे वर्क मोर दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी है लेकिन अनऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। नेक्स्ट है, वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंजॉय करता है वो। दूसरी तरफ क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। नेक्स्ट है, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स लाइक द एम्प्लॉयर्स सच एज पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, देयर आर नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, leave due to sickness etc. Next है बेटा, people get medical benefit. The factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. When they retire, these workers get pension as well. भाई सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना सरकारी जॉब का कि उनको पेंशन मिलती है। दूसरी तरफ क्या है, there are no such facilities in the unorganized sector. लास्ट मैंने क्या लिखा है, Examples of the organized sector are government employees, registered employed industrial workers, आंगनवाड़ी वर्कर्स, विलेज हेल्थ वर्कर्स। दूसरी तरफ क्या है, एग्जाम्पल्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क, लेबरिंग, रिक्शा पुलिंग एक्सेट्रा। अब बेटा यहाँ पर बात आती है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, देखिए मैंने अगला पॉइंट बनाया, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है ना। सो द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस मेनली ऑफ वर्कर्स हु गेट इरेगुलर एंड लो पेड वर्क बिसाइड फेसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देयर प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग दैम इज नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से तो हमको उनको सिक्योर करना ही पड़ेगा, प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, कोई भेदभाव ना हो उनके साथ। तो इन रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड कंप्राइजेस ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, लेबरर्स,
ठीक है ना। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा, गांव में यही चीज लोग तो ज़्यादातर देखने को मिलती है हमको, लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 मैंने क्या बताया, वी शुड डेवलप ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिसाइड एग्रीकल्चर। हमें कोई साइड बाई साइड कोई दूसरा भी एक रोजगार शुरू करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज अदर सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी लाइक पावर, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी डेवलप्ड, उनको भी विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा पब्लिक वर्क प्रोग्राम PWP like constructions of road and school buildings, digging of irrigation canals and other similar work should be implemented in rural areas with a view to provide employment to rural workers throughout the year. However, these are the short term measures only. कम समय के लिए है भाई, खेतों में काम नहीं मिला, जैसे मैंने कहा आपसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, उस समय ये चीज़ें दी जा सकती है, शॉर्ट टर्म में मेजर्स हैं, ठीक है ना, ताकि वो बेरोजगार ना रहे। नेक्स्ट है सिंस दीज वर्कर्स हैव नो सोशल सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी सिंसियर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देम सोशल, फाइनेंशियल एंड रिक्वायर्ड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। कुछ तो हमको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना, सुरक्षा तो देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दो आप, कुछ सामाजिक सिक्योरिटी दे दो उनको, कुछ आर्थिक सिक्योरिटी दे दो, सुरक्षा कुछ तो देनी पड़ेगी ना। एज एग्रीकल्चरल लेबरर इज नॉट परमानेंटली अटैच टू वन एम्प्लॉयर। भाई जितने भी एग्रीकल्चर लेबरर हैं वो किसी एक के साथ तो अटैच नहीं है ना, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, कल को क्या पता किसी और के साथ काम करें। देयर सोशल सिक्योरिटी बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड देम कंपल्सरी इंश्योरेंस आइदर ऑन मार्जिनल कंट्रीब्यूशन और ऑन अ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेक्टर्स ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के आधार पर हम लोग बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 सेक्टर की बात करते हैं, तो 3 सेक्टर हम लोग के पास होती है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। लेकिन यहाँ पर हम जॉइंट सेक्टर की बात नहीं करते क्योंकि इस समय जॉइंट सेक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट। तो हमारे पास बेटा 2 ही सेक्टर की हम बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं तीसरा सेक्टर होता है जॉइंट सेक्टर, जहां पर दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो मैंने लिखा है इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप द सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल का भी हो सकता है और ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज। इन प्राइवेट सेक्टर ownership of assets and delivery of services lies in the hand of individual और अ प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज मैंने लिखा है, मैंने दूसरे शब्द में आपसे क्या कहा है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है ना। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 2 द मेन एम ऑफ द सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। नंबर 3 द सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी टू द पीपल। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, BSNL, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक्सेट्रा, ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, इट इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। द मेन एम ऑफ द सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज एट अ रीजनेबल रेट। फॉर एग्जाम्पल टाटा, बिरला, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ऑटो, टिस्को एंड एक्सेट्रा। टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब बेटा जो हमारे पास जो लास्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, क्या आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यह आज आपका लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देखिए there are large number of activities which are the primary responsibilities of government. Here we have listed a few of them.
कुछ मैंने आपके लिए रखा। नंबर 1, गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के द्वारा। एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। नंबर 2, गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक हैवी spending such as construction of road, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. Also, it has to ensure that these facilities are available for everyone. भाई गवर्नमेंट के पास पैसा तो पहुंचेगा, लेकिन कहाँ से पहुंचेगा? टैक्सेस के द्वारा पहुंचेगा ना। और भी कई तरीके हैं जहाँ से गवर्नमेंट के सोर्सेज बहुत सारे हैं अर्निंग के। और जो अर्निंग होती है, एक तो पेमेंट देती है, सैलरीज देती है, दूसरा जो पैसा होता है उनको इन चीज़ों पे खर्च करती है। नंबर 3, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन ऑफ और बिजनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा, द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। ये हमने नेक्स्ट 9th में बताया था आपको मैंने, फ्री फेयर प्राइस शॉप, ठीक है ना, उनसे खरीदती है। एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स। इन दिस वे इट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल आर सम ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट है बेटा, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जनता तक साफ और शुद्ध पानी पहुँचे, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर्स एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, टेकिंग केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो बेटा आज हमने इन चीज़ों का बात किया है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी बात किया हमने, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर भी बात किया, सेकेंडरी के ऊपर भी बात किया, टर्शियरी के ऊपर भी बात किया, ठीक है ना। हमने डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स के बारे में बात किया था, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और सेक्टर्स दूसरा हमने किया ओनरशिप के आधार पर, तो वो पब्लिक एंड प्राइवेट है, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िए।